can start. The chapter is Basic Fundamental of Chemistry. According to the schedule, the allotted time is 4 hours, approx 3 class. Okay? और अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, सर इसका कॉम्पिटिशन्स में वेटेज कितना है? हर साल इसमें जो है परसेंटेज वेटेज, अगर हम बात करें परसेंटेज डब्ल्यू की बात करें कि इसका वेटेज कितना है, तो इसमें 1 to 2 क्वेश्चन जो होगा एवरी ईयर आपसे पूछा जाता है. मतलब आप इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस मिलना है. ठीक, तो अगर हम सबसे पहले इसको हम लोग डिवीजन कर लेते हैं कि इसमें किन किन कंटेंट में काम आपको करना है, किन किन कंटेंट पे काम हम करके दिखाएंगे. टेक्स्ट क्लियर? तो कहेंगे सर टोटल कंटेंट कौन कौन से हैं जिस पे आप काम करोगे और कुछ कौन कंटेंट ऐसे हैं जिस पे हम अपने एनसीईआरटी से वर्क कर लेंगे. फिर बाकी चीज़ हम लोग डाउट सेशन में देख लेंगे, तभी हम इन टाइम इसको पूरा कर पाएंगे. अदरवाइज ये इन टाइम पूरा नहीं होगा, क्योंकि इन टाइम इसको पूरा भी करना है हम लोगों को. तो अगर हम इसको इस चैप्टर के जो शेड्यूल्स है उसमें 6 पार्ट में इसका डिवीजन है. इसका जो डिवीजन है, दिस डिवीजन इज इन 6 पार्ट. फर्स्ट, नेचर ऑफ मैटर. सेकेंड, फर्स्ट इज द नेचर ऑफ मैटर और सेकेंड इज द अनसर्टेनिटी. in uncertainty in measurement. थर्ड, इसके सब टॉपिक हैं ये हमारे, हम वी कैन डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक्स, और उसके सब पार्ट टॉपिक्स हैं. इसके कंटेंट इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है इनकी भी हम लोग बात कर लेंगे. ठीक है ना? तो बेसिकली जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर उसके इंक्लूडिंग जो है जो सब टॉपिक होंगे हम उसकी बात कर देंगे. ठीक है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, दैट्स क्लियर. उसके बाद हमारे पास है थर्ड है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, दैट्स क्लियर. फोर्थ पार्ट है हमारा जिसपे हम लोग बात करेंगे. द फोर्थ पार्ट इज मोल कॉन्सेप्ट and molar mass. Mole concept and molar mass. The fifth part is percentage the next part is percentage compositions. The finally part is stoichiometric and calculation. That's clear. The seventh part is stoichiometric and stoichiometric calculations. The main part is that बेसिक्स में कौन से किन कंटेंट पे आपको काम करना है, किन कंटेंट पे हमको काम करना है, इस पे हम लोग जस्टिफाई कर लें, नहीं तो इन टाइम पूरा नहीं होगा. हम देखिए बेसिकली 3 कंटेंट पे हम लोग ज़्यादा, जहाँ पे हम उन कंटेंट पे काम करेंगे जिन कंटेंट पे हम लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता, जिसके लिए हमको टीचर की ज़रूरत होती है. कुछ चीज़ें हम लोग सेल्फ भी तैयार कर लेते हैं बुक रीड करने के बाद, और कुछ के लिए हमको बिना टीचर के गाइडलाइंस के हम उसको तैयार नहीं कर पाते. तो हम सिर्फ उन पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स क्लियर. देखिए यहाँ पे इसका हम लोग इस पॉइंट की बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की, चौथे पॉइंट की एंड 6वें पॉइंट की. ज़्यादा हम लोग मेन कंटेंट में इन्वॉल्व होंगे. कहेंगे सर एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या सब टॉपिक होंगे, बेसिकली उसके सब टॉपिक भी होंगे. सब टॉपिक हम लोग उसके डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से सब टॉपिक पे, कौन कौन से कंटेंट पे इसमें हम लोग बात करेंगे, जिससे हम लोग प्रीवियसली उस पर तैयार होकर के आए. इसमें जो सब टॉपिक होता है जिस पे हम लोग बात करते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मास, फॉर्मूला मास.
मतलब हम लोग बेसिकली इस कंटेंट में क्या क्या सीखेंगे, अबाउट द एटॉमिक मास हम लोग सीखेंगे, अबाउट मॉलिक्यूलर मास सीखेंगे, एवरेज मास के विषय में सीखेंगे, एवरेज मास क्यों आता है, कैसे आता है, क्यों लेने की जरूरत पड़ी, और उसके बाद हम लोग फार्मूला मास के विषय में इसमें बात करेंगे। दैट्स क्लियर। उसके डेफिनेशंस की, उसके यूज़ की, कैसे हम लोग उस पर वर्क कर रहे होंगे, सभी चीज़ों की बात हम लोग प्रॉपर ढंग से उस पर कर रहे होंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास में हम किस चीज़ की बात करेंगे, तो हम लोग इसको जो है सेपरेटली लिख लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास पे हम लोग किस किस कंटेंट की बात कर रहे होंगे, हम लोग इसकी बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मोल, बेसिकली मोल क्या है, व्हाट इज मोल, बेसिकली मोल क्या है। सेकंड हम लोग बात करेंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट की बात करेंगे, और थर्ड हम बात करेंगे इसमें मोलर मास की। किसकी बात करेंगे बेटा, मोलर मास की। इस कॉन्सेप्ट में तीसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे, तीसरे मेन टॉपिक में किन सब टॉपिक्स की बात करेंगे हम लोग, तीसरे मेन टॉपिक में किन सब टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की, एवरेज मास की और फॉर्मूला मास की। फोर्थ मेन टॉपिक में हम लोग किस चीज की बात करेंगे, इस फोर्थ मेन टॉपिक में किन किन सब टॉपिक्स की बात करेंगे, व्हाट इज द मोल, एवोगैड्रोस कांस्टेंट एंड नेक्स्ट ऑफ मोलर मास। दैट्स क्लियर। अब हमारा सर अब हम लोग को स्टोक्यूमेट्रिक एंड स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन पे किस कंटेंट पे हम लोग बात करेंगे, स्टोक्यूमेट्रिक एंड स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन पे किस कंटेंट पे बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग नोट कर लिया होगा, आई होप डेट की। स्टोक्यूमेट्रिक एंड स्टोक्यूमेट्रिक जो है हमारा सातवें में कौन कौन से सब टॉपिक होंगे, सब टॉपिक कौन कौन से होंगे, इसके जो 7 पॉइंट के सब टॉपिक्स होंगे जिसपे हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, जो हिंदी में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग किस कंटेंट की बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें और कंटेंट हम लेके चलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट फाइनली हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की बात करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे, रिएक्शन इन सॉल्यूशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिएक्शन इन सॉल्यूशन की बात करेंगे, इन सॉल्यूशन की बात करेंगे। इन सब चीज़ों की हम लोगों को बेसिकली बात करनी है। 3 मेन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, वो मेन टॉपिक एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पे बात करेंगे हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास पे बात करेंगे, और स्टोक्यूमेट्रिक एंड स्टोक्यूमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 3 मेन टॉपिक हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे। फर्स्टली आज का आर्टिकल हम लोग उठाते हैं क्योंकि सबसे पहले अगर हमको इस चैप्टर को स्टार्ट करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर के विषय में बेसिकली हम लोग फर्स्ट सीखते हैं, क्योंकि घूम फिर करके ऑक्सीडेशन नंबर कहीं ना कहीं सवालों में कहीं ना कहीं हमको लगता ही रहता है इस चैप्टर्स में। तो आज के लेक्चर्स में पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर उठाएंगे फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम लोग मोल के विषय में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के विषय में बात करेंगे, और थर्ड लेक्चर्स में रेस्ट ऑफ सब आर्टिकल्स किसकी, स्टोक्यूमेट्रिक के सब रेस्ट ऑफ सब आर्टिकल जो बचेंगे हम उसकी बात करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में आपका खत्म कर देंगे। दैट्स क्लियर। जो बाकी जो मेन पार्ट हैं, जो थ्योरेटिकल्स पार्ट हैं, उनको आप लोग खुद प्रिपेयर कर लीजिएगा। दैट्स क्लियर। उसमें कोई डाउट होता है तो हम लोग डाउट सेशन में उसको देख लेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से एक्सेलरेट करने का इससे अच्छा तरीका या इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इन टॉपिक भी इन टाइम भी सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। दैट्स क्लियर। तो टुडे वी कैन डिस्कस
किस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा? टुडे वी कैन डिस्कस ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? यू टेल मी, एनी पर्सन टेल मी। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन चलिए देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या असाइन करता है, और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट OS रियल और assign real or imaginary charge of an atom, assign real or imaginary charge of an atom in a molecules or ions। पहली बात कि इसके ऊपर जो ऑक्सीलेशन नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है। पहली बात, जो ऑक्सीलेशन नंबर होता है, अगर हमारे दिमाग में आया कि ऑक्सीलेशन नंबर बेसिकली रियल चार्ज भी हो सकता है और इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर किसी एटम के लिए डिफाइंड होता है। लिखा है ना, साफ साफ लिखा है, किसके लिए डिफाइंड होता है? पर्टिकुलरली किसी एटम के लिए डिफाइंड होता है। एन एटम, मैंने साफ साफ लिखा, पर्टिकुलर किसी एक एटम के लिए डिसाइड होता है, किसी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड नहीं होता है। अगर हम H2SO4 में पूछेंगे, हमने कहा H2SO4 की ऑक्सीलेशन नंबर बताइए, तो आपको पूछना है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर आप H की पूछ रहे हो, आप S की पूछ रहे हो कि आप O की पूछ रहे हो? आपको ये बताना पड़ेगा कि हम किसकी पूछ रहे हैं। तभी आप देखते हैं जब भी क्वेश्चन कुछ पूछता है उसके नीचे अंडरलाइन कर देता है या उसको बोल्ड कर देता है, ब्लैक कर देता है, कहता है जो ब्लैक लेटर है, बोल्ड लेटर है, उसकी ऑक्सीलेशन नंबर को फाइंड कीजिए। क्योंकि समझ में आया? अगला क्वेश्चन, सर हम रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज, रियल चार्ज कब निकालेंगे और इमेजिनरी चार्ज कब निकालेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो है ना सर, कहां पे हम रियल चार्ज निकालें और कहां पे इमेजिनरी चार्ज निकालें? ठीक, देखिए जो रियल चार्ज जो होता है, जो हमारा क्या होता है, जो रियल चार्ज होता है, रियल चार्ज में जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, आयनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसमें हमको क्या बनेगा? जो रियल चार्ज ही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दैट्स क्लियर? आयनिक कंपाउंड में, सर आयनिक कंपाउंड सभी बच्चों को मालूम होगा, सर जनरली आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं, M+N। ठीक, मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। जहां मेटल और नॉन मेटल का इन्वॉल्वमेंट होगा हम लोग तुरंत समझ जाएंगे सर यहां पे ये आयनिक कंपाउंड है। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहां पे सर रियल चार्ज जो होगा वही इसकी क्या होगी, यही उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर हो रही होगी। जैसे हमने कहा बेटा आप मुझे बताओ कि NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? आप कहोगे सर NaCl में Na की ऑक्सीडेशन, इसका मतलब Na का रियल चार्ज हमको ये, इसका मतलब ये एक मेटल है और ये हमारा क्या है? नॉन मेटल्स है। निश्चित रूप से ये कंपाउंड हमारे लिए क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? आपने कहा सर ये कंपाउंड हमारे लिए क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया। ये कंपाउंड हमारे लिए क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया। दैट्स क्लियर? ये हमारे लिए क्या हो गया? आयनिक। तो आयनिक अगर कंपाउंड हुआ तो इसका मतलब जो रियल चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सभी बच्चों को मालूम है Na फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसका रियल चार्ज कितना होता है? +1, और इसका +1 और इसका -1। हेलोजन है, हेलोजन का रियल चार्ज क्या होता है? -1 और इसका +1। तो हम अगर हम आपसे
पूछ लें कि NaCl में बेटा Na की ऑक्सीलेशन नंबर बताओ, तो आप कहोगे सर NaCl में Na की ऑक्सीलेशन नंबर सर +1 होगी। दैट्स क्लियर। आगे सर इमेजिनरी चार्ज कब देखेंगे? स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है कि आयनिक कंपाउंड के लिए अगर हम रियल चार्ज देख रहे हैं तो इमेजिनरी चार्ज किसके लिए देखेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो वहां पे हम इमेजिनरी चार्ज को, तो इमेजिनरी इसका मतलब क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड में जनरली जो होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर सारे नॉन मेटल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम समझ लेते हैं कि यहां पे ये जो हमारा जो कंपाउंड है वो हमारे लिए क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। या ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर करने में सारे हमको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आए, तो इसका मतलब वो कंपाउंड हमारे लिए क्या है? क्या है बताओ बेटा? वो कंपाउंड हमारे लिए क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उस केसेस में, कोवेलेंट कंपाउंड अगर है तो उस केसेस में हमको कौन सा चार्ज निकालना पड़ेगा? वहां रियल चार्ज की इमेजिनरी चार्ज? इमेजिनरी चार्ज। अगला क्वेश्चन, सर इमेजिनरी चार्ज निकालेंगे कैसे? सर इमेजिनरी चार्ज निकालेंगे कैसे? इमेजिनरी चार्ज निकालने का तरीका कैसे होगा, क्या होगा? इमेजिनरी चार्ज निकालने के तरीकों को जो इन्वॉल्व करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल रूल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, इमेजिनरी चार्ज को निकालने का जो मेथड है, टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या? फंडामेंटल मेथड। ठीक है, तो हमको क्या निकालना? हमारा टारगेट क्या हुआ? इमेजिनरी चार्ज को फाइंड करना। कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इमेजिनरी चार्ज? कैलकुलेशन ऑफ इमेजिनरी चार्ज का कैलकुलेशन। हम कैसे इमेजिनरी चार्ज का कैलकुलेशन कर रहे होंगे? स्वाभाविक है कि इमेजिनरी चार्ज का कॉन्सेप्ट किस कंपाउंड में आता है? कोवेलेंट कंपाउंड में। इमेजिनरी चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां पे आता है? कोवेलेंट कंपाउंड में आता है। दैट्स क्लियर। और कोवेलेंट कंपाउंड को अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमको कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं? सिंगल बॉन्ड, एक डंडा खींचा होगा, दो होंगे, तीन होंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके अलावा तो नहीं। अब कहेंगे हम बेटा सिंगल बॉन्ड हो सकता है सर, सेम तरह के एटम के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट तरह के एटम के बीच में भी हो सकता है। डबल बॉन्ड सेम तरह के एटम के बीच में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? डिफरेंट। तो ऑल मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज को हम देखने की कोशिश करते हैं कि सभी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, क्या क्या बन सकती है, देखने को सकते हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर करेंगे तो हो सकता है कि सेम एटम के बीच में हमको क्या नजर आ रहा हो? सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा हो सकता है कि डिफरेंट तरह के एटम के बीच में हमको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा हो सकता है कि सेम तरह के एटम के बीच में हमको क्या नजर आ रहा हो? डबल बॉन्ड नजर आ रहा हो सकता है डिफरेंट तरह के एटम के बीच में हमको डबल बॉन्ड नजर आ रहा। टेक्स्ट क्लियर? हो सकता है कि सेम तरह के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा हो, या हो सकता है कि सेम एटम डिफरेंट तरह के एटम के बीच में हमको क्या नजर आ रहा हो? ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा हो सकता है कि सेम एटम के बीच में हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा हो सकता है सर डिफरेंट तरह के एटम के बीच में हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रहा है, ए से बी की ओर हो सकता है, बी से ए की ओर हो सकता है, बी से ए की ओर हो सकता है। टेल जो हो सकता है ए पे हो सकती है, टेल क्या हो सकती है? बी पे हो सकती है। इससे ज्यादा तो कोई मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी तो बन नहीं सकती है बॉन्ड की। अगर देखा जाए तो अगर हम बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे तो बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या होगा बेटा? या तो हमको सेम तरह के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा होगा, या डिफरेंट तरह के एटम के बीच में सेम तरह के एटम के बीच में डबल बॉन्ड, या डिफरेंट तरह के एटम के बीच में, या सेम तरह के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डिफरेंट तरह के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, या सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या डिफरेंट तरह के एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे ज्यादा तो कोई मैथमेटिकल संभावना तो नहीं हो सकती ना। देखिए अभी हम आपको नेक्स्ट आगे आर्टिकल में ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन भी बताएंगे कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या। डेफिनेशन यहां से प्रूव करते हैं, आगे हम और इसका एक्सटेंशन करेंगे। बेसिक डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन नंबर, यदि कोई एलिमेंट अनकंबाइंड फॉर्म या फ्री स्टेट में अवेलेबल है तो उसको कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करने पे जितने इलेक्ट्रॉनों का वो लॉस करता है या गेन करता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का
जितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वही नंबर ही ऑक्सीलेशन नंबर होती है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइन से और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम डेफिनेशन की बात करेंगे। इसका मतलब कहेंगे सर इस डेफिनेशन में कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हुई। आपने जो डेफिनेशन में बात हुई वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई। आपने कहा सर यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं हुई ना। और अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड इमेजिनरी चार्ज कैलकुलेशन की बात कर रहे होंगे, तो हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे होंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे। तो इसको कैसे ट्रीट करें? हमने कहा मेन खेल तो यही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हमको बात से समझ में आ रहा है कि यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये डेफिनेशन लाई कर पाएगी वहां पे। अदरवाइज क्या ये डेफिनेशन लाई कर पाएगी जो मैंने बताया? नहीं लाई कर पाएगी। कहेंगे सर यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए यह माना गया कन्वेंशनली कि अगर शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर शिफ्ट होगा। जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है उधर की ओर शिफ्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पावर टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर की ओर शिफ्ट होगा। तो हम शिफ्टिंग तो पार्शियली होगी, लेकिन उस पार्शियली शिफ्टिंग को हम लोग कंप्लीट शिफ्टिंग मान लेंगे। तो इसका मतलब अगर हम कंप्लीट शिफ्टिंग मान लेंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। अगर हम पार्शियल शिफ्टिंग मानते हैं तो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। हो जाता है ना? क्या हो जाता है? पोलर कोवेलेंट। तो हमको क्या मानना है? यहां पे कंप्लीट शिफ्टिंग माननी है। कंप्लीट शिफ्टिंग किधर की ओर मान लोगे? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब हमको ये सपोज करना पड़ेगा कि आप कहेंगे सर ए और बी आपने दे रखा है, तो किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है? तो वी कैन से दैट, मैंने आपसे कहा, क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये हम से कर रहे हैं या सपोज कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो कि हम इसको सपोज करके मान करें। अच्छा मुझे बताइए, अगर यहां पे जो शेयरिंग सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट हैंड साइड वाले ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड वाले ए का होगा। एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड वाले का होगा, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड वाले का होगा। अब बताइए शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा कि राइट हैंड साइड में? कहेंगे शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन सर कहीं नहीं शिफ्ट होगा। हमने कहा क्यों? क्योंकि कहेंगे दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर है, दोनों की पावर बराबर है। कोई बीच में रखे हुए खजाने को कोई नहीं ले जा पाएगा। ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। दोनों की पावर बराबर है। तो क्या फाइनली क्या होगा? जब ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो जो असाइन करने वाला आदमी होगा वो कितने कितने अंक दे देगा दोनों को। कहेगा भैया लो तुम भी 0 पकड़ो और तुम भी 0 पकड़ो। भाई क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 0 0। अच्छा ये तो बात सर यहां भी यही लागू होगी। तो यहां भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर? कि क्या अंक मिल जाएंगे? लेफ्ट वाले एटम को भी 0 अंक और राइट वाले एटम को भी 0। यहां भी क्या होगा सर? 0 0। यहां भी क्या होगा? 0 0। सेम तरह के एलिमेंट के बीच में था। दैट्स क्लियर? यहां भी क्या हो गया? 0 0। इसका मतलब निष्कर्ष निकला कि अगर लाइक एटम के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? क्या क्या उसका इमेजिनरी चार्ज होगा? 0 0। क्या होगा? 0 होगा। दैट्स क्लियर? यहां पे आइए, यहां पे अगर हम लोग बात करना शुरू करेंगे, यहां पे हमारे पास दो हैं ए और बी। इसमें इसका मतलब क्या? शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बी का होगा। किधर की ओर शिफ्ट होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या पार्शियली शिफ्ट करेंगे कि डेफिनेशन में कंप्लीटली शिफ्ट करेंगे? सर कंप्लीटली शिफ्ट करेंगे, पार्शियल शिफ्ट नहीं करेंगे। डेफिनेशन ही नहीं कहती है। क्या करेंगे? कंप्लीटली शिफ्ट करेंगे। किधर की ओर करेंगे? कंप्लीटली इसको शिफ्ट करेंगे। तो इस पे एक, जब एक इलेक्ट्रॉन की इस पे एक्सेस हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? यहां पे -1 और यहां पे क्या होगा? +1। यहां पे आइए बेटा, यहां पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ए के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बी के हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर की ओर मान लोगे? ए की ओर मानोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सेम हियर,
यहां -3 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहां पे ये लेस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा कम है, ए को मोर माना गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर टेल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रखा रहेगा तो कंट्रीब्यूशन 0-0 होगा। क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0-0 होगा। अगर टेल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रखा होगा और हेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रखा होगा तो उस समय लेस वाले पे +2 और हाई वाले पे -2, 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन होगा। प्रॉपरली इसको समराइज करते हैं। समराइज करने की बात अगर हम करें, इसका मतलब अनलाइक, अगर लाइक एटम में होगा किसी भी तरह का कोवेलेंट बॉन्ड तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0-0। अगर अनलाइक एटम में होगा, अगर 1 बॉन्ड होंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1-1 यूनिट का। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव साइन दे देंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको नेगेटिव साइन दे देंगे। यहां भी आ गए, डबल बॉन्ड था इसलिए 2-2 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोग ने। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको हम लोग ने पॉजिटिव साइन दे दिया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको हम लोग ने नेगेटिव साइन दे दिया। यहां भी ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए 3-3 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसे पॉजिटिव साइन दे दिया, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको नेगेटिव साइन दे दिया गया। अच्छा, अब इसी तरह से इसी हिसाब से हमसे सवाल भी होगा। एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिकली डेफिनेशन भी अगर हम आपको चाहें तो और क्लियर कर सकते हैं। चलिए पहले कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर उस डेफिनेशंस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो कॉन्सेप्ट अभी ताजा ताजा सीखा है उससे हम लोग रिलेटेडली जो कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस उसके कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे वेल नोन क्वेश्चन पहले करते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो वेल नोन हो, दैट्स क्लियर, जो हमारे लिए क्या हो, वेल नोन क्वेश्चन हो, उसको करते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पहले देखते हैं जो हमको जिसका आंसर मालूम हो। जैसे हमने आपसे पूछा, बेटा बताओ मुझे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। इसमें दो हमने बताया कि इमेजिनरी चार्ज निकालेंगे कि रियल चार्ज निकालेंगे। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आपने देखा इसमें ये क्या है बेटा, ये H2SO4 सारे नॉन मेटल्स हैं, ये क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही सर। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसका मतलब इसमें कौन सा चार्ज निकलेगा, इस पे जो सल्फर पे जो चार्ज होगा वो रियल चार्ज होगा कि इमेजिनरी चार्ज होगा। क्या होगा, जो सल्फर पे जो चार्ज निकाल रहे हैं वो कौन सा चार्ज निकाल रहे होंगे, इमेजिनरी चार्ज फाइंड आउट कर रहे होंगे। क्या निकाल रहे होंगे बेटा, इमेजिनरी चार्ज फाइंड आउट कर रहे होंगे। क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, इमेजिनरी चार्ज। अगर हम किसी भी चीज का कोवेलेंट कंपाउंड का इमेजिनरी चार्ज अगर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। भाई हमको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब हमको नजर तो आए पिक्चर में, तभी तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसको ब्रेकिंग कर पाएंगे। इसका आंसर आखिर ऐसे आप लोगों को मालूम है, अब बाई रूल से भी इसका आंसर निकालते हो, इसका आंसर मालूम है, लेकिन फंडामेंटल रूल से हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं। जस्ट क्लियर, डेफिनेशन की सहायता से। अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा H2SO4 का। आप लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लोगे। कुछ बच्चे H2SO4 का स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए बनाते हैं, और किसी कोई जो है सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए कुछ बच्चे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ओल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है। दैट्स क्लियर, ये ओल्ड स्ट्रक्चर होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, मॉडर्न स्ट्रक्चर होगा। दैट्स क्लियर। इसमें ऑक्टेट रूल का पालन हो रहा है, इसमें ऑक्टेट रूल का पालन नहीं हो रहा। इसमें सेंटर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां 10 है, 12 है, 4 8 2 10 2 12। ठीक, तो अब हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीजें सीखेंगे कि किसका क्या है, लेकिन हमारा टारगेट अभी यहाँ केमिकल बॉन्डिंग नहीं, हमारा टारगेट है बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टारगेट है ऑक्सीडेशन नंबर सीखने का। तो स्ट्रक्चर पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को लगाना शुरू करें तो कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसी एटम के सराउंडिंग के बॉन्ड देखिए। ऐसा नहीं है कि इसकी निकालनी तो ये वाला सिंगल बॉन्ड ना देखे ये वाला देख रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना है। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब जिस एटम की आपको इमेजिनरी चार्ज निकालना है उसके सराउंडिंग के बॉन्ड का जरा ट्रीटमेंट करना शुरू करो। यहां सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सेम एटम के बीच में कि डिफरेंट एटम के बीच में, डिफरेंट एटम। अरे ओ और एस अलग अलग हैं,
डिफरेंट तरह के एटम के बीच में, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा? 1 यूनिट का। कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 1 यूनिट का। कैसे क्लियर? अब कहेंगे सर साइन भी तो डालना है, किस पे प्लस और किस पे माइनस आएगा? सर O की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है इसलिए इस पे माइनस आ जाएगा, S की इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है इसलिए इस पे प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में ये आया, ये हम लोग, इसका मतलब इस सिंगल बॉन्ड को हम लोगों ने हैंडल कर लिया। क्रॉस कर दें, गलती ना हो जाए, रिपीट ना हो जाए। दैट्स क्लियर? रिपीट ना हो जाए, गलती ना हो जाए। दैट्स क्लियर? अब यहां पे आ जाइए आप, इस बॉन्ड को हैंडल करोगे, सेम इसी तरह से इस बॉन्ड को भी आप हैंडल कर लोगे, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, एक एक यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये मोर इलेक्ट्रॉन में माइनस, ये लेस इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या हो गया? प्लस। दैट्स क्लियर? यहां पे आ जाइए, S और O के बीच में, S और O के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन 0 0 भी हो सकता है, +2 और -2 भी हो सकता है। 0 0 कब होगा? जब उसका टेल क्या हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। तो यहां पे टेल किस पे है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। सल्फर की इलेक्ट्रोनिटी कम है ऑक्सीजन से, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा? आप कहोगे सर +2 और -2। सिमिलरली नीचे वाला कोऑर्डिनेट ये भी कैंसिल हो गया, इसमें देखो, फिर ये कैंसिल करोगे तो यहाँ -2 और यहाँ +2। तो इसके सराउंडिंग के सारे बॉन्ड आपने ट्रीट कर लिए कि नहीं कर लिए? देखिए सब कट गए। टोटल संख्या कितना है बेटा? कितना है बेटा? गलत, +6 आया। साइन भी बताना है। मैथ में 6 का मतलब +6 होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस साइन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा होता है। यहां नेट क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? दैट्स क्लियर? ठीक है, नोट करना चाहेंगे? नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप डेट कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हो गया नोट? जल्दी तुरंत नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी में प्रैक्टिस ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, हम देखना चाहते हैं सिमिलर क्वेश्चन। हमने कहा S3PO4 में फास्फोरस की निकालो। S3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कीजिए। स्वाभाविक है, सेम कोवलेंट कंपाउंड। फाइंड क्या करना है? इमेजिनरी चार्ज। क्या फाइंड करना है? इमेजिनरी चार्ज। दैट्स क्लियर? तो आप कहेंगे इमेजिनरी चार्ज करना है तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक चीज स्ट्रक्चर बनाने का हल्का सा हिंट भी तुम्हें कर देता हूं मैं। किसी भी एलिमेंट का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो 2 पार्ट होता है, एक सराउंडिंग एटम होता है, दूसरा सेंट्रल एटम होता है। भाई 2 ही पार्ट होते हैं, एक सेंटर में रखा था, एक चारों ओर उसको घेर रहा होता है। यही तो होता है स्ट्रक्चर में। देखो तो अगर सराउंडिंग एटम में H हाइड्रोजन और हेलोजन अगर सराउंडिंग एटम का पार्ट होगा तो आंख बंद करके उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। अगर ऑक्सीजन और सल्फर सराउंडिंग एटम का पार्ट होगा तो किससे जोड़ देना? डबल बॉन्ड से। ठीक है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर सराउंडिंग एटम का पार्ट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि ये किसका पार्ट होना चाहिए? सराउंडिंग एटम का। ऐसा नहीं कि सेंट्रल एटम का पार्ट हो, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ऑक्सी एसिड है तो जितनी उसकी बेसिटी होती है उतने हाइड्रोजन तो हमेशा सराउंडिंग एटम का ही पार्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की बैलेंसी ही एक होती है, तो हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सराउंडिंग एटम है। तो इसके स्ट्रक्चर अगर हम लोग ट्रिक से बनाने की कोशिश करें, सेंट्रल एटम क्या होगा? फास्फोरस। ऑक्सी एसिड है, इसकी बेसिटी 3 होती है, तो 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे। जितनी बेसिटी होगी उतने हाइड्रोजन किससे जुड़ेंगे? ऑक्सीजन के थ्रू। और रेस्ट अगर कोई हाइड्रोजन बच जाएगा तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। रेस्ट अगर बच जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा? डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो अगर इसकी बेसिटी कितनी है बेटा? 3 है। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से जोड़ दीजिए। एक ऑक्सीजन बच गया, ये तो सराउंडिंग एटम का पार्ट है। आंख बंद करके क्या लगा दो? डबल बन गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की समस्या से भी हम लोग बाहर निकल गए, इजीली हमारा स्ट्रक्चर बन गया।
अब देखिए, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। क्या होगा बेटा, 1 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पे क्या होगा बेटा, माइनस, और इस पे क्या होगा प्लस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां भी क्या आएगा, +1 और -1। ऊपर क्या आएगा बताओ बेटा, क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब +2 और -2। नीचे है तो +1 और -1। टोटल सम करोगे कितना, एल्जेब्रिक सम करोगे कितना आ जाएगा बेटा, +5। फंडामेंटल यूज है। अब देखो कंपटीशन में सवाल कैसे पूछता, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। जैसे x मान के तुम लोग फटाफट निकाल लेते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब देखो एक सवाल हम लोग लेते हैं जो प्रीवियस कंपटीशंस में आ चुका है, रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। H2S4O6 मॉलिक्यूल सामने रखा हुआ है। हमने तुमसे ये पूछा कि चारों सल्फर एटम, पहले सल्फर एटम, दूसरे सल्फर एटम, तीसरे सल्फर एटम और चौथे सल्फर एटम, चारों सल्फर एटम की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तुम्हारे सारे रूल पीछे वाले फेल हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि तुम लोग निकालते थे एक्स मान करके। क्यों, याद आया, तुम तो एक्स मान के निकालते थे, तो यहां क्या अलग अलग निकाल पाओगे उससे, कहेंगे सर नहीं निकाल पाएंगे। क्या मेरे ट्रिक से निकाल लोगे, कहेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे सर, क्योंकि इस ट्रिक से हम लोग इजीली निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रिक्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए हम 2 मिनट का समय, 60 सेकंड का समय देते हैं, करिए फटाक से, फिर मैं डिस्कस करूं। चलिए आपका टाइम अप हो गया, जिसने कर लिया हो, इतना टाइम नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं, जिसने जितना प्रयास कर लिया होगा कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 हैं, बेसिटी 2 है, तो 2 एक्सट्रीम पोजीशन में 2, हमेशा सराउंडिंग एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रिपल्सन मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम का पार्ट होता है तो किससे जुड़ता है बेटा, डबल बॉन्ड से, बीच में बन गया स्ट्रक्चर, ठीक। अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सल्फर हैं, इनकी अलग अलग निकालो बेटा फटाफट। इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो स्वाभाविक डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, +1 और -1। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा, क्या होगा, क्या होगा बेटा, +2 और सर -2। यहां पे कितना होगा, +2 और -2। सेम एटम है, 0 0, इधर का बॉन्ड ट्रीट करोगे तो। फिर इधर आ जाओ, 0 0, इधर 0 0, फिर यहाँ +2 -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +1, यहाँ -1। इस सल्फर की, पहले वाले सल्फर की कितनी आई बताओ बेटा, सर +5। दूसरे वाले सल्फर की कितनी आई बेटा, कितनी आई बताओ बेटा, 0। तीसरे वाले कितनी आई, 0। फाइनल वाले कितनी आई, कितनी आई, +5। अगर हम लोग x मान के निकालते थे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती थी बताओ बेटा, जब कितनी आती थी, अगर हम x मान के निकालते थे तो 2 × +1 + 4x + 6 × -1 -2 = 0। याद आया, ठीक है।
ये बाई रूल कहलाता है, ठीक है। तो इससे निकालोगे तो x इक्वल टू कितना आ रहा था, +5/2 आता। तो अब क्वेश्चन ये सर +5/2 आ कैसे गया, यहाँ तो +5/2 हमको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। एक्चुअल बेटा क्या होती है, जब कोई भी चीज़ एक से अधिक होती है तो वो उसकी वैल्यू अगर निकाल रहे होते हैं सिंगल, तो उसकी एवरेज वैल्यू होती है ना, क्या होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S जरा निकाल के देखो जरा, क्या 5/2 आ रही क्या। तो इसका मतलब पहले की ऑक्सीलेशन नंबर, दूसरे की ऑक्सीलेशन नंबर, तीसरे की ऑक्सीलेशन नंबर, चौथे की डिवाइडेड बाई 4। जरा देखो क्या आएगा, बताओ बेटा, बोलो कितना होगा, +5 0 0 +5 डिवाइडेड बाई कितना होगा 4, तो +5/2 नहीं आ गया। इसका मतलब जो हम x मान के निकाल रहे थे वो बेसिकली क्या थी, एवरेज ऑक्सीलेशन नंबर थी। वो ब्रेक कर देगा क्वेश्चन को, अलग अलग पूछ देगा, ठीक है ना। और आया वो क्वेश्चन से लगता भी नहीं है बच्चों से। अब तो लग जाएगा कि नहीं, लग जाएगा ना, नोट कर लो फटाक से। कोई डाउट हो बच्चे को तो इस नंबर पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चलता है, इस पे आप अपना डाउट जो है अगर कोई रिलेटेड ले हो तो अपना लिख दिया, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, इस नंबर पे आपको किसी कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपके नंबर को किसी भी तरह का कोई डाउट्स होगा तो उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इन टाइम चीज़ों को, आर्टिकल्स को ख़त्म करना है तो कुछ सहयोग जो होगा आउटसाइड क्लास भी लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक से ख़त्म हो पाएंगी, अदरवाइज ख़त्म नहीं होंगी टाइम से, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए 3 क्लास ही अलॉटेड है तो हमको 3 क्लास में इसको ख़त्म करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। ओके, और अच्छी तरह से ख़त्म करने के लिए कुछ काम आप लोग कर लो, कुछ काम हम कर लें, अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे। CS3, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। CS3COOH, सभी बच्चों को मालूम होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना। एसिटिक एसिड में दोनों कार्बन की अलग अलग ऑक्सीलेशन नंबर निकाल, दोनों कार्बन की अलग अलग ऑक्सीलेशन नंबर फाइंड आउट करो। दोनों कार्बन की ऑक्सीलेशन नंबर तुम्हें क्या करनी है, अलग अलग फाइंड आउट करनी है। दैट्स क्लियर। चलिए फाइंड आउट करिए, 60 सेकंड का समय अलॉटेड, 60 सेकंड में जवाब देना है आपको। आई होप टाइम ओवर हो गया आपका 60 सेकेंड। चलिए हम नेक्स्ट करना शुरू करते हैं इसको। पहले तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपने कहा सर बहुत आसान होता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाना, इसमें तो कोई समस्या की बात हमारे लिए नहीं है। C≡OOH। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, सर आपको मालूम है सर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी हाइड्रोजन ज़्यादा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने यूनिट का, एक एक, दो दो, एक एक का, एक एक, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसी तरह से यहाँ +1 और यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ +1। ये इसका मतलब ये बॉन्ड हैंडल हो गया, ये बॉन्ड हैंडल हो गया और ये बॉन्ड हैंडल हो गया, क्रॉस कर देना, ऐसा ना हो कि वो रिपीट हो जाए। अब इधर आप पकड़ो, ये कार्बन है और ये भी कार्बन, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 0 0, गलत, 0 0 नहीं होगा।
देखिए एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, ये दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। डिफरेंट हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज कार्बन की होती है, उसके बाद किसकी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट हाइब्रिड कार्बन। कहेंगे सर ये तो हाइब्रिडाइजेशन तो आता नहीं है, तो आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जिसपे जिसके बाद 2 पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड तो हम लोग देख लेंगे। जिस कार्बन पे क्या होगा 2 पाई बॉन्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। जिसके पास 1 पाई बॉन्ड होगा उसके बाद उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसपे 0 पाई बॉन्ड होगा उसके बाद उस कार्बन की। ये बात समझ में आई? कहेंगे नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई बॉन्ड ही नहीं गिन पाते हैं। तो भैया एक सिंगल डंडा खिंचा होता है, एक डबल खिंचा होता है, एक ट्रिपल खिंचा होता है। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड का क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का कितना होता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? कहेंगे सर क्लियर। ओके, तो फटाफट हम लोग गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे? गिन लेंगे। अब यहां देखो ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है। ये इसका मतलब ये 1 पाई रखने वाला कार्बन है, जबकि ये 0 पाई वाला। तो इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो इसका जिसकी ज्यादा होगी इसमें -1 और इस पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जबकि आना बच्चे गलती क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे तुरंत। यहां पे तोड़ो, +2 -2 +1 -1। तो इस कार्बन की कितनी आ गई बेटा, सबको नेट जोड़ोगे तो यहां -2 आ जाएगा, और यहां नेट जोड़ोगे तो कितना आएगा, +2 आ जाएगा। तो एक कार्बन की +2 और दूसरे कार्बन की लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन जो है, जो एल्काइलिक कार्बन है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, एल्काइलिक कार्बन। ये एल्काइलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एल्काइलिक ग्रुप वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, क्या है बेटा, क्या है, -2। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन की क्या है, देखिए दोनों का नेचर अलग अलग है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से घिरा हुआ है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग नहीं आएगी, दोनों के साइन क्या होंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कहेंगे बिल्कुल सर आएंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? ठीक है, नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। S3O9 में तीनों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। S3O9 में तीनों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। S3O9 में तीनों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। चलिए 60 सेकंड का समय फिर हम आपको अलॉट करते हैं। चलिए आपका 60 सेकंड ओवर हो गया, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। S3O9 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहले तो आप लोग से स्ट्रक्चर ही नहीं बना होगा। सबसे पहले तो आपसे क्या नहीं बना होगा, तो स्ट्रक्चर की बात हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कर लेंगे, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक। और देखिए
देखिए एस की संख्या कितनी है, 1 2 3। ओ की संख्या कितनी है, 6 3 9। बन गया, क्लियर। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर स्टेबल भी होता है, ठीक है, बन गया। अब कहेंगे देखिए अब देखो, अब दिमाग की बात है, चारों के अलग अलग निकालने की, तीनों की अलग अलग जरूरत है नहीं, एक की निकालोगे वही बाकी सबकी होगी। पूछो क्यों, कहेंगे सर ये सब तीनों सिमेट्रिकल हैं, एक ही तरीके के हैं। भाई देखिए इस सल्फर के पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लग रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से लग रहा। इस दूसरे वाले सल्फर के साथ भी यही सिचुएशन और तीसरे वाले सल्फर के साथ भी यही सिचुएशन। इसका मतलब तीनों सल्फर क्या है, सिमेट्रिकल हैं। एक का निकाल लेंगे तीनों का वही होगा। क्यों भाई, एक का निकाल लेंगे तीनों का वही होगा। तो एक का निकालो, इसका सल्फर का निकालो भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड को ट्रीट करें तो +2 और -2, इस डबल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे +2 और -2, इस सिंगल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे +1 और -1, इस सिंगल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे तो +1 और -1, टोटल कितना है बताओ भाई, +6। तो तीनों सल्फर की अगर पहले सल्फर की पूछा जाए तो +6, दूसरे सल्फर की भी पूछा जाए तो +6 और तीसरे सल्फर की पूछा जाए तो +6। इसका मतलब x मान के निकालोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, देखो यहीं से तो तीनों का एवरेज आना चाहिए। तो एवरेज निकालोगे तो s की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, +6 +6 +6 बटे 3, कितना होगा बताओ बेटा, +6। और जरा x मान के निकालते तो भी कितना आता, देखो निकालो जरा, S3O9 का निकालते कितना आता, कितना आता, 3x + 9 × -2 = 0, देखो +6 ही आता। समझ में आया बेटा। तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, अलग अलग स्पेसीज की या कंपोनेंट की आपसे पूछ देगा सवालों में, पूछा भी जाता, और इसमें हम लोगों को दिक्कत होती है। आई एम राइट, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब डेफिनेशन को समझते हैं, डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, उस डेफिनेशन को और स्पेसिफाइड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन को। हमने कहा ये अगर हमने इस स्पेसीज को पकड़ा, दैट्स क्लियर, हमने कहा ये S के साथ कोई है नहीं है, तो ये अनकंबाइंड है, ये अनकंबाइंड एलिमेंट है या फ्री एलिमेंट है, अनकंबाइंड एलिमेंट या फ्री एलिमेंट है, कहना गलत होगा, इसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो ये अनकंबाइंड है, कंबाइंड एलिमेंट इसे कहेंगे, या क्या कहेंगे, फ्री एलिमेंट कहेंगे, या अनकंबाइंड एलिमेंट कहेंगे, या क्या कहेंगे इसे, फ्री एलिमेंट कहेंगे। दैट्स क्लियर। यहां पे अगर हम लोग देखा जाए H2SO4, तो ये सल्फर अब यहां अकेला नहीं है, सल्फर के साथ H और O दो और आ गए हैं, तो इसलिए इसको क्या है, इसको आपने अनकंबाइंड एलिमेंट है, कौन सा, और यहां क्या है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ S है, S की क्या हो गई, कंबाइंड फॉर्म हो गई। फॉर्म ऑफ S की क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। यहां अनकंबाइंड एलिमेंट या अनकंबाइंड फॉर्म ऑफ S है, यहां पे कंबाइंड फॉर्म ऑफ S हो गई। दैट्स क्लियर। हमने एलिमेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि हम जनरल स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी डेफिनेशन को तो हम लोग जनरल वे पे देंगे ना। तो अब यहां से डेफिनेशन ये कहती है, यहां से यहां पे मूवमेंट किया तो नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स क्लियर। जितने की नंबर कोई भी एलिमेंट अनकंबाइंड फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म में मूव करने में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा, वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और गेन को क्या होगा, हमने कहा था कि उस पे आगे पॉजिटिव साइन के साथ असाइन करते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर को पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू लिखते हैं नंबर की, या निगेटिव साइन के साथ नंबर की लिखने की वैल्यू कंपलसरी है। या तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ नंबर लिखना है चाहे, और या निगेटिव साइन, वैल्यू आगे की चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। दैट्स क्लियर, लिखना है इसका तो साइन आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि साइन जो है कन्वेंशनली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए साइन छोड़ना गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम चेक करना शुरू करें जरा, जैसे कि अगर हमने कहा कि Na है, ये NaCl में गया, देखो जरा क्या होता है। Na किसी के साथ है नहीं है, देखते हैं क्या होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 1 है। और यहां इस Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि ये Na प्लस फॉर्म में है ना, तो यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 8, ये तो रहेगा। तो इधर से इधर मूव करने पे, इधर से जब Na प्लस में गया है तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया है, मतलब यहां पे गए तो -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया है इसने ना, किया है ना, क्या किया है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहां क्या हुआ है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ये अकेला था, इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेगा उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी, अर्थात कितनी आएगी, 0 आएगी। तभी हम लोग एक बाय रूल में एक सेंटेंस सबसे पहला ये पढ़ते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर अनकंबाइंड फॉर्म में है या फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, रटते हैं ना हम लोग, वो डेफिनेशन का ही पार्ट होता है कि कोई भी एलिमेंट अनकंबाइंड फॉर्म में या फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। दैट्स क्लियर, आप कहेंगे हाँ एब्सोल्युटली क्लियर सर। अब यहां देखो, तो इसका मतलब हम पूछते, अगर हम आपसे पूछते कि ऑक्सीडेशन नंबर, हम आपसे पूछते ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl, तो आप क्या कहते, बताओ बेटा क्या कहते, NaCl में कितनी है, आपका लॉस हो रहा है तो इसलिए आपने प्लस साइन यूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन को, हाउ मेनी, 1, तो +1। तो हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है, तभी हम लोग देखते थे कि कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो उसका रियल चार्ज देखने में हमको समय कम लगेगा, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करके अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन हमको डेफिनेशन भी तो मालूम होनी चाहिए कि क्यों प्लस साइन रखते हैं, क्यों माइनस साइन रखते हैं, क्यों इंटीजर निकालते हैं, क्यों फ्रैक्शन वैल्यू आती है। क्योंकि देखिए तुरंत सवाल ने उसने डिफरेंट फॉर्म में पूछ दिया, हम लोग x मान के निकालते थे, कंपटीशन में कई बार अलग अलग के पूछ दिया, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड का इमेजिनरी चार्ज कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा योगदान है। तो इसका मतलब ज्यादातर फोकस क्वेश्चन का किस पे करेगा, अगर हम देखेंगे तो इमेजिनरी चार्ज के क्वेश्चनों पे फोकस करेगा, कभी आयनिक कंपाउंड के चार्जेस पे फोकस नहीं कर रहा होगा कंपटीशन। दैट्स क्लियर। तो इमेजिनरी चार्ज तो निकाल लोगे। डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, डेफिनेशन समझ में आई, क्लियर आई। चलिए कुछ अगर हम आपसे पूछते इसी में ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl देखते अगर, तो क्या होता बेटा, ऑक्सीडेशन डेफिनेशन से चेक करिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl देखते तो क्या होता बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl देखते तो क्या होता, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl देखते तो क्या होता, बोलो बेटा। देखो हमने Cl जो है किससे जा रहा, NaCl में जा रहा। Cl अनकंबाइंड फॉर्म में है या फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में देखिए Cl2 के फॉर्म में होता है। फ्री स्टेट का मतलब होता है नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, नेचर में। Cl नेचर में Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, ना कि Cl के फॉर्म में। तो ये तो Cl की अनकंबाइंड फॉर्म हो गई, ये क्या हो गई, फ्री स्टेट हो गई। चाहे फ्री स्टेट से इधर मूवमेंट करो, अनकंबाइंड फॉर्म में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और फ्री स्टेट में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहां से देखो, क्योंकि यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया है, किया है, नहीं किया है। यहां देखो इसने अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इसका Cl का देखोगे तो Cl का कितना आ रहा, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2 8 और 7 आया। यहां पे देखो Cl का क्या आ रहा है, Cl माइनस है बेटा, है ना। तो यहां चेक करोगे तो कितना आएगा कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8,
तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहां 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर Cl इन NaCl इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर Cl इन NaCl क्या होगा, बताओ बेटा, बताओ। इसका मतलब क्या हुआ, गेन हुआ। गेन के लिए कौन सा साइन, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव साइन, माइनस। वैल्यू नंबर से डिसाइड है कोई, 1 तो -1। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। तो आज हम लोगों ने बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स की बताने की जरूरत नहीं है, बुक्स में लिखे होते हैं। क्या उस पर बताने की जरूरत है मुझे? नहीं, वो बुक से हम लोग स्टडी कर लेंगे और हम लोग को खूब आता है। लेकिन हमने देखिए उन पॉइंट को फोकस किया जो वास्तविकता में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। ठीक है, तो ये आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे। और सेकंड लेक्चर क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जिसके लिए आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ करके आएंगे। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं।